नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आज की हमारी इस खास पेशकश में बात बांग्लादेश की जनक शेख मुजीबुर रहमान की। पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व करते हुए बांग्लादेश की स्थापना का रास्ता तैयार करने वाले शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश की जनता ने बंग बंधु की उपाधि से नवाजा। बांग्लादेश की प्रगति के लिए शेख मुजीबुर रहमान की साहस और अमिट योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। 1947 में बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान का जन्म हुआ तब वो दो हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जो बाद में बांग्लादेश बना। अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर अत्याचार, शोषण और जुल्म ढाना शुरू कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का दमन और उनकी संस्कृतियों को नष्ट करने में पश्चिमी पाकिस्तान ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और जब बांग्ला भाषी लोगों ने भेदभाव के खिलाफ अपना विरोध जताया तो बदले में उन्हें गोलियों की बौछारें मिली, लाखों हत्याएं और बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया गया। लेकिन उस बेहद कठिन समय में एक करिश्माई व्यक्ति लगातार बिना झुके, बिना रुके लड़ रहा था, और वो तब तक लड़ता रहा जब तक इस बंगाली अस्मिता से जुड़े आंदोलन को मंजिल तक नहीं पहुंचा दिया, एक अलग राष्ट्र स्थापित नहीं कर दिया। भारत ने इस अस्मिता की लड़ाई में पूर्वी पाकिस्तान का साथ देकर मानवता का धर्म निभाया, और आखिरकार वो दिन भी आया जब पूरी दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभर कर सामने आया, जिसका नाम था बांग्लादेश, और उस व्यक्ति का नाम था शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता और बंगबंधु भी कहा जाता है। उन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी बनाया गया। आज की इस खास पेशकश में बात बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की, बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन की और बांग्लादेश बनने में भारत की भूमिका की। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति थे। जातीय पिता और बंगबंधु के नाम से लोकप्रिय शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन की अगुवाई की थी। बंगबंधु ने बांग्लादेश को तबाही और नरसंहार के कष्टदायक दौर से बाहर निकालने और इसे एक सकारात्मक और प्रगतिशील समाज बनाने के लिए अपने जीवन के हर पल को समर्पित कर दिया। बांग्लादेश की प्रगति के लिए शेख मुजीबुर रहमान के साहस और अमिट योगदान आने वाली हर पीढ़ी को प्रेरणा देते रहेंगे। I am free to share the unbounded joy of freedom with my fellow countrymen who have owned their freedom in an epic liberation struggle. The ultimate achievement of this struggle is the creation of an independent, sovereign People's Republic of Bangladesh. बांग्लादेश का जन्म 1971 में दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना थी। महज 23 साल पहले जब पाकिस्तान का जन्म हुआ था, तब मौजूदा बांग्लादेश उसका पूर्वी हिस्सा था। 1947 में पाकिस्तान धार्मिक आधार पर भारत से अलग होकर नया देश बना। पूर्वी बंगाल धर्म की आंधी में उड़कर पाकिस्तान के साथ गया, लेकिन धर्मांधता दोनों को बांध कर न रख सकी। स्थापना के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों ने सेकुलरिज्म और समानता के लिए तमाम वादे किए, लेकिन उन्हें निभा न सके। पूर्वी पाकिस्तान में बराबरी के लिए आंदोलन हुए तो पाकिस्तान ने लोगों पर जुल्म शुरू कर दिया। ऐसे में शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के इस हिस्से में लोगों की आवाज बनकर सामने आए। शेख मुजीबुर रहमान का जन्म 17 मार्च 1920 को ढाका के नजदीक गोपालगंज जिले में हुआ था। उनके पिता शेख लुत्फुर रहमान गोपालगंज जिला सिविल कोर्ट में दस्तावेजों की देखरेख का काम करते थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई गोपालगंज में हुई। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता के इस्लामिया कॉलेज में दाखिला लिया। यहीं उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। शेख मुजीब ने ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के जरिए छात्र राजनीति शुरू की। 1943 में वो बंगाल मुस्लिम लीग के सदस्य बने। इस दौरान वो पाकिस्तान आंदोलन से जुड़े। इसके बाद जब हुसैन शहीद सोहावर्दी के नजदीकी के चलते मुस्लिम लीग में उनका कद बढ़ता चला गया। आजादी के बाद जब उर्दू को पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा बनाने का ऐलान हुआ तो शेख मुजीब इसके विरोध में आ गए। उन्होंने मुस्लिम लीग को अलविदा कह दिया।
इसके बाद जब हुसैन शहीद सोहावर्दी, मौलाना भाषानी और यार मोहम्मद खान ने अवामी मुस्लिम लीग बनाई तो शेख मुजीब इसके अहम हिस्सा थे। 1953 में उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया। 1955 से 58 तक वो पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य रहे। 1963 में सोहावर्दी की मौत के बाद वो अवामी लीग के अध्यक्ष बने। 1968 में शेख मुजीब ने जनरल अयूब के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया। 2 दिसंबर 1969 को उन्होंने ऐलान किया कि पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश कहलाएगा। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संग्राम की अगुवाई की। आखिरकार 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ। शेख मुजीब आजाद बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने और बाद में प्रधानमंत्री चुने गए। 15 अगस्त 1975 को सैनिक तख्तापलट के बाद उनकी हत्या कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। 1947 में पाकिस्तान के साथ जाने के बाद से ही पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश को पाकिस्तान से लगातार उपेक्षा, शोषण और सियासी तिरस्कार ही मिला। पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व और सेना ने पूर्वी पाकिस्तान पर दमनकारी और अत्याचारी शासन के जरिए लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने की कोशिश की। पाकिस्तान द्वारा सालों तक ढाए गए अन्याय और जुल्म ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को आक्रोश और घृणा से भर दिया, जिसका नतीजा था पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति संग्राम। और आखिरकार भारत के सहयोग से बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद होकर 1971 में एक नए देश के रूप में दुनिया के सामने आया। आइए जानते हैं बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और आजादी के बारे में। वो तारीख थी 16 दिसंबर 1971 और घटना थी बांग्लादेश की मुक्ति की। इस दिन पूर्वी पाकिस्तान भारत के सहयोग से पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचारों, उसके शोषण और सियासी तिरस्कारों से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गया और दुनिया के नक्शे पर एक नए मुल्क बांग्लादेश का जन्म हुआ। लेकिन इस लड़ाई की शुरुआत तो 26 मार्च 1971 को ही हो गई थी, जब बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। यही वजह है कि आजादी मिलने के बाद से हर साल बांग्लादेश 26 मार्च को अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है। दरअसल 1947 तक भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तौर पर एक राष्ट्र थे। जब 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, तो यहां से जाने के पहले उन्होंने राष्ट्र को 2 हिस्सों में बांट दिया। बंटवारे के बाद 2 देश बने, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान का जन्म धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन धर्म पाकिस्तान को लंबे अरसे तक बांध कर नहीं रख सका। तब मौजूदा पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान था और आज का बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान। आजादी के कुछ साल बाद ही पंजाबी प्रभुत्व और पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे के खिलाफ पूर्वी हिस्से में असंतोष पनपने लगा। पाकिस्तान के जन्म के साथ से ही पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया। 1948 में उर्दू को पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। बांग्ला भाषी लोगों में इसे लेकर गुस्सा भड़क उठा। ढाका में छात्रों के एक बड़े समूह ने बांग्ला को बराबरी का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने निहत्थे छात्रों पर गोलियां चलाई। कई निहत्थे लोग इस गोलीबारी में मारे गए। इसके बाद बांग्ला आंदोलन हिंसक हो गया। इस आंदोलन ने भाषाई पहचान को लेकर अलग देश की मांग के बीज बो दिए। इस आंदोलन ने बंगाली राष्ट्रीय अस्मिता को जन्म दिया और फिर शुरू हुई अलग राष्ट्र बनाने की मांग। लेकिन जिस घटना ने बांग्लादेश के लोगों को अलग राष्ट्र बनाने पर मजबूर कर दिया था, वो था 1970 में हुआ पाकिस्तान का आम चुनाव। इस चुनाव के नतीजों ने पाकिस्तान का विघटन तय कर दिया। दरअसल आवामी लीग को इस चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें मिली, लेकिन पश्चिम में जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपीपी को ज्यादा सीटें हासिल हुई।
भुट्टो ने चुनाव परिणाम को मानने से ही इनकार कर दिया। इसके खिलाफ 7 मार्च 1971 को ढाका में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इसके बाद शुरू हुआ बांग्ला मुक्ति संग्राम, जिसके बाद बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी का गठन हुआ। पाकिस्तान ने भारत पर पूर्वी पाकिस्तान के नेताओं को बरगलाने का आरोप लगाया। पाकिस्तानी फौज ने आम लोगों पर जुल्म ढाने शुरू किए। लाखों की तादाद में लोग भारत की सीमाओं में घुसने लगे। इस बीच पाकिस्तान ने भारत के कई हिस्सों पर हमला कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऐलान किया कि बांग्लादेश की लड़ाई अब भारत की लड़ाई है और आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। दरअसल बांग्लादेश के जन्म के बाद से ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास कायम रही है। हालांकि कुछ राजनीतिक दलों का झुकाव पाकिस्तान की तरफ बना रहा। बांग्लादेश पाकिस्तान पर उसकी अंदरूनी राजनीति में दखल देने का आरोप लगाता रहा है। जब मुक्ति आंदोलन का दमन करने के आरोप में बांग्लादेश की जमाते इस्लामी के कई नेताओं को फांसी दे दी गई, तो पाकिस्तान ने इस पर ऐतराज जताया। इसे लेकर दोनों देशों के बीच विवाद और बढ़ गया। जमाते इस्लामी पर बांग्ला मुक्ति आंदोलन के दमन में पाकिस्तानी फौज का साथ देने का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसद टीवी। 1947 की आजादी के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। धार्मिक आधार पर तो वो पाकिस्तान के साथ भारत से अलग हो गया और पाकिस्तान का हिस्सा भी बन गया। लेकिन तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर हो रही थी। राजनीतिक क्षेत्र में पूर्वी पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं थी। समय ज्यों-ज्यों बीता, पाकिस्तानी सेना का अत्याचार भी बढ़ने लगा। अन्याय के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को पाकिस्तानी फौज ने कुचल दिया। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश ने भारत से मदद की गुहार लगाई। तब भारत ने भी आगे बढ़कर बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराने में हर संभव मदद की। बांग्लादेश भी मानता है कि बिना भारत के योगदान के उसे आजादी नहीं मिलती। अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर अत्याचार करने और लोगों को मौत के घाट उतारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था। पाकिस्तानी सेना के कत्लेआम और लगातार बढ़ते अत्याचार के चलते बड़ी संख्या में बांग्लादेशी भारत में शरण लेने पर मजबूर होने लगे। देखते देखते भारत में बांग्लादेशी शरणार्थियों की संख्या 1 करोड़ तक पहुंच गई। तत्कालीन भारत सरकार ने न केवल इन शरणार्थियों की मदद की, बल्कि उनके लिए बिहार, बंगाल, असम, त्रिपुरा में राहत शिविरें भी लगाई। पाकिस्तानी सेना के आतंक से बचने के लिए बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों के भारत आने से शरणार्थी संकट बढ़ने लगा। इससे भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया। मार्च 1971 में इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में भाषण देते हुए पूर्वी बंगाल के लोगों की मदद की बात कही। जुलाई 1971 में भारतीय संसद में सार्वजनिक रूप से पूर्वी बंगाल के लड़ाकों की मदद करने की घोषणा की गई। इसके बाद भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी के सैनिकों को मदद और प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। यही नहीं, पूर्वी पाकिस्तान पर पाकिस्तान के दमनकारी कार्रवाई और मानवाधिकारों के उल्लंघन को भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जोर शोर से उठाया और हस्तक्षेप की मांग की। हालांकि कई देश इसके खिलाफ थे, लेकिन भारत ने फिर भी बांग्लादेश की मदद की। भारत ने बांग्लादेश को न सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर मदद की, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समर्थन जुटाने की कोशिश की। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका समेत कई देशों का दौरा कर पाकिस्तानी सेना द्वारा बांग्लादेश में किए जा रहे जुल्म, सितम और नरसंहार के बारे में बताया। हालांकि अमेरिका ने तब भारत की मांगों को मानने और पाकिस्तान को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया। शांति स्थापित करने के भारत के लगातार प्रयास के बावजूद जब पाकिस्तानी वायुसेना ने 3 दिसंबर को भारतीय वायुसेना के ठिकानों पर हमला बोल दिया, तब भारत को इस लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल होना पड़ा। इसके साथ ही 1971 की भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हो गई।
पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और इस्लामिक देश बांग्लादेश के गठन के खिलाफ थे, लेकिन भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के नेताओं और लोगों को पूरा सहयोग दिया ताकि वो पाकिस्तान के पंजे से छुटकारा पा सके। तेरह दिनों तक चले इस युद्ध में भारतीय सेना के बहादुरी और शौर्य के सामने हार मानते हुए 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया और इसके साथ ही दुनिया के मानचित्र पर एक नए देश बांग्लादेश का उदय हुआ। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय और बांग्लादेश के निर्माण ने पूरी दुनिया में जहां भारत के मान और शान को बढ़ाया, वहीं भारत ने यह भी दिखा दिया कि मानवता की रक्षा और अपनी सुरक्षा के लिए वो पूरी तरह से सक्षम और समर्थ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसद टीवी। भारत और बांग्लादेश के संबंध किसी भी दक्षिण एशियाई पड़ोसियों की तरह सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक और आर्थिक विषयों से ही नहीं जुड़े हैं, बल्कि इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो दोनों देशों को एक सूत्र में बांधता है, और वो है एक साझा इतिहास, एक साझी विरासत, भाषा, संस्कृति का मेल, साहित्य, संगीत और कला से प्रेम। साथ ही भारत बांग्लादेश के संबंधों का मजबूत आधार बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम के संघर्ष और उसकी मुक्ति की साझी विरासत से भी जुड़ा है, जो इस रिश्ते को मजबूत आधार देता है। भारत और बांग्लादेश का रिश्ता सिर्फ रणनीतिक सरोकारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं ऊपर है। ये रिश्ता मानवीय नजरिए से जुड़ा हुआ है, जो दो तरफा संबंधों का आधार है। भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय सहयोग की शुरुआत तो साल 1971 से ही हो गई थी, जब भारत ने बांग्लादेश का समर्थन करते हुए अपनी शांति सेना भेजी थी, जिसने बांग्लादेश के मुक्ति संघर्ष को समर्थन देते हुए पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से बांग्लादेशियों को बचाया था। और एक नया राष्ट्र बनने में बांग्लादेश की भरपूर मदद की थी। We have repeatedly declared that India has no territorial ambition. Now, as the Pakistani armed forces have surrendered in Bangladesh and Bangladesh is free, it is pointless in our view to continue the present conflict. तब से लेकर अब तक भारत हमेशा बांग्लादेश को सामाजिक, आर्थिक और मानवीय सहायता देने में आगे रहा है। चाहे वो समुद्री तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हो या कोविड-19 जैसी महामारी से बचने के लिए कोरोना वैक्सीन देने की बात हो, हर स्तर पर भारत ने आगे बढ़कर अपने पड़ोसी मुल्क की सहायता की है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच संबंध सिर्फ आर्थिक आधार पर ही नहीं, बल्कि भावनात्मक आधार पर भी बना हुआ है, और ये दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है। भारत और बांग्लादेश की सीमा करीब 4096 किलोमीटर लंबी है, जो भारत की अपने अन्य पड़ोसी देशों के साथ की सीमाओं में सबसे लंबी है। हालांकि इसे लेकर दोनों देशों के बीच कुछ सीमा विवाद भी रहे हैं, लेकिन साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को मंजूरी दे इस दिशा में इतिहास रच दिया। इस समझौते के साथ ही दोनों देशों के बीच 41 बरस से चले आ रहे सीमा विवाद का हल निकलने का रास्ता साफ हो गया। यही नहीं, दोनों देशों के बीच आपसी सौहार्द को बढ़ाने के लिए साल 2015 में ही कोलकाता, ढाका, अगरतला और ढाका, शिलोंग, गुवाहाटी बस सेवा भी शुरू की गई। दोनों देशों के बीच अब तक सुरक्षा सहयोग से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन्हीं में से एक है समन्वित सीमा प्रबंधन योजना, जिस पर साल 2011 में हस्ताक्षर किया गया था। इसके तहत सीमा पार अवैध गतिविधियों और अपराधों की जांच करने और भारत बांग्लादेश सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए दोनों देश सीमा सुरक्षा बलों के जरिए मिलकर प्रयास करते हैं। भारत और बांग्लादेश आपस में
54 नदियां साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच एक द्विपक्षीय संयुक्त नदी आयोग जून 2072 से काम कर रहा है, ताकि दोनों देशों के बीच संपर्क को मजबूत बनाते हुए राष्ट्रीय प्रणाली का अधिकतम लाभ लिया जा सके। बांग्लादेश एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। साल 2018-19 के दौरान भारत से बांग्लादेश को $9.21 बिलियन की वस्तुओं का निर्यात किया गया और इसी अवधि में बांग्लादेश से भारत को $1.4 बिलियन का आयात किया गया। दोनों देशों के बीच शीर्ष नेताओं के आने जाने से भी संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। अक्टूबर 2019 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत दौरे पर आई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना ने आपसी संबंधों को मजबूती देने के लिए 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 3 परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया था। शेख हसीना की ये भारत यात्रा भारत और बांग्लादेश के मध्य गहन द्विपक्षीय संबंधों और बढ़ती परस्पर निर्भरता को दर्शाती है। विजय दिवसेर अनेक अनेक अभिनंदन और पौष पार्वणेर शुभेच्छा। वही साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हुई शिखर वार्ता ने इस संबंध को नई ऊंचाई प्रदान की। I thank you for your kind words of appreciation. I'm happy to meet you again, particularly on this month of victory. इस दौरान आपसी सहयोग को गति देने के लिए हाइड्रोकार्बन, कृषि, कपड़ा और सामुदायिक विकास जैसे अलग अलग क्षेत्रों में 7 सहयोग पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों ने हल्दीबाड़ी से चिल्हाटी तक रेल सेवा को बहाल किया, जो 1965 तक परिचालन में था। इस मौके पर शेख हसीना ने भारत को अपना सच्चा मित्र बताते हुए पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के मुक्ति संग्राम में समर्थन देने के लिए भारत का आभार जताया। बांग्लादेश के साथ संबंधों को नया आयाम देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च को भारत बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर बना मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया। त्रिपुरा के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ने वाला 1.9 किलोमीटर लंबा ये पुल दोनों देशों के बीच राजनयिक और सामरिक संबंधों के लिए बहुत मायने रखता है। मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों और मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक है। सबरूम और रामगढ़ के बीच सेतु से हमारी मैत्री भी मजबूत हुई है और भारत बांग्लादेश की समृद्धि का कनेक्शन भी जुड़ गया है। बीते कुछ वर्षों में भारत बांग्लादेश के बीच लैंड, रेल और वाटर कनेक्टिविटी के लिए जो समझौते जमीन पर उतरे हैं, इस सेतु से वो और मजबूत हुए हैं। इस सेतु के बनने से भारत बांग्लादेश के लोगों में संपर्क बेहतर होने के साथ साथ टूरिज्म और ट्रेड के लिए, पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं। सबरूम और इसके आसपास का क्षेत्र पोर्ट से जुड़ी हर कनेक्टिविटी का, इंटरनेशनल ट्रेड का बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है। हालांकि भारत और बांग्लादेश के बीच मधुर संबंध होने के बावजूद कुछ मुद्दों पर चिंताएं भी हैं, लेकिन भारत के पड़ोसी प्रथम की नीति में बांग्लादेश केंद्र में है और इससे ये उम्मीद काफी बढ़ जाती है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच सभी समस्याओं का हल आपसी सहमति से हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसेट टीवी। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।